कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। अम्बेडकर स्मारक वर्सेस अम्बेडकर स्मारक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लखनऊ में पहले से ही एक अम्बेडकर स्मारक था जहां पर हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलते चलते एक और अम्बेडकर स्मारक स्थापना करने की कोशिश की है और कवायद शुरू कर दी है और इसका शिलान्यास देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से कराया है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक दलित हैं, तो क्या सवाल ये उठता है कि रामनाथ कोविंद जी को अब एक दलित आइकन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें स्पेशल ट्रेन से बुलाया गया, लाया गया और मंदिर के में दर्शन कराया गया, लखनऊ लाया गया और इसका शिलान्यास किया गया, ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे एक सब लुभाने की कोशिश कर रही है और दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह से दलित आकर्षित होंगे? क्या सिर्फ स्मारक बना देने से दलित आकर्षित हो जाएंगे? दूसरी ओर मायावती ने इसे छलावा और नाटकबाजी करार दिया है और कहा है कि ये छलावा और नाटकबाजी कोई भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं है जो कर रही है, बल्कि इससे पहले सपा और कांग्रेस भी ऐसा ही करती रही है और भारतीय जनता पार्टी के इस काम को छलावा और नाटकबाजी करार दिया है। उनका कहना यह है कि 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया और अब सरकार की चला चली की बेला में इस तरह के स्मारक बनाना ये एक पूरी तरह से नाटकबाजी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने दलितों के लिए बहुत कुछ किया और उनके लिए पंच तीर्थ की स्थापना की, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके परिनिर्वाण स्थान तक सब जगह उनकी स्मृति में स्मारक बनवाए। तो क्या अब दलितों का मोह बसपा से भंग होकर के भाजपा की ओर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और मायावती का रिएक्शन क्या कहलाता है, इस पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक की सियासत यूपी में परवान चढ़ने लगी है। दलितों को लुभाने के लिए सियासी दलों ने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में बीएसपी को दलितों की हितैषी पार्टी माना जाता है और दलित वोट बैंक पर मायावती एकाधिकार जताती आई हैं। लेकिन अब बीजेपी ने जो दांव चला है वो सियासी चौसर पर इतना फिट है कि उसकी काट खोजना विरोधियों के लिए आसान नहीं। 2022 में दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब के सहारे योगी सरकार अपनी सियासी नया पार उतारने की व्यूह रचना कर चुकी है। बीजेपी जल्द ही लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक बनवाने जा रही है, जो बीएसपी के परिवर्तन स्थल का जवाब होगा, जिसकी शुरुआत आज राष्ट्रपति के हाथों सूबे की राजधानी से हुई। बीजेपी ने लखनऊ में राष्ट्रपति के हाथों अम्बेडकर कल्चरल सेंटर का शिलान्यास कराया। कार्यक्रम में पूरी बीजेपी सरकार मौजूद रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तर्ज पर बनने वाले स्मारक में बाबा साहेब की 25 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसे विरोधी बीजेपी की 2022 की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हर पार्टी जाति वर्ग को लुभाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं बीजेपी विरोधी अंबेडकर के बहाने सियासी तंज कस रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिलान्यास कार्यक्रम को नाटकबाजी करार दिया है। मायावती ने लगातार 4 ट्वीट करते हुए पूरे मामले पर बीजेपी द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती ने लिखा, बीजेपी हो कांग्रेस या फिर सपा, कोई भी नाटकबाजी में कम नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मायावती पर पलटवार करते हुए हर कार्यक्रम को सियासी चश्मे से नहीं देखने की बात कही। भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक और स्मृति भवन एक सांस्कृतिक केंद्र, जिसका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, जिनके प्रेरणा के कारण ही वो स्पष्ट अपने वक्तव्य में भी आज उन्होंने कहा है कि उनके जैसा या हम जैसा तमाम ऐसा हिस्सा है समाज का जो राजनीति के भी एक शिखर की ओर है। और मायावती जी का जिस बात का स्वागत करना चाहिए उसका विरोध करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र में बनी, जहाँ भी बनी, उस सरकार के माध्यम से
जो पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि ये बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था। और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। यूपी में अखिलेश और प्रियंका गांधी पहले से ही दलित वोट बैंक पर निगाहें टिकाए बैठे हैं, तो ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी इसके लिए प्रदेश में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता करीब 23% है, जो 80 के दशक तक कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये वोट बैंक दूसरी पार्टियों की तरफ ट्रांसफर हो गया और बीएसपी दलितों की पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक बिखरा और सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी जा पहुंची। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी वोट बैंक को हथियार बनाकर सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया। अब 2022 के पहले बीजेपी ने फिर से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, तो मायावती ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो रही नूरा कुश्ती कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। धीमे बोलना, धीमे। जी हाँ, तो अम्बेडकर स्मारक वर्सेस अम्बेडकर स्मारक है। यहाँ पर दलितों का जो 23% वोट बैंक है, एक्चुअली उस पर एकाधिकार जमाने का ये मामला है। कभी ये वोट बैंक कांग्रेस के पाले में हुआ करता था, लेकिन खिसक के मायावती के साथ गया और उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 के चुनाव से इन्हें लुभाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुई है। और इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में एक और अम्बेडकर स्मारक की स्थापना का घोषणा कर दी है, शिलान्यास भी करा दिया है, वो भी देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ में जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए कमलाकांत गौतम जी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपने बसपा में लंबे समय तक काम किया, लंबे समय तक बसपा में रहे भी हैं, वहां पर मंत्री भी रहे। स्वागत है आपका कमलाकांत जी। और साथ में हमारे साथ में दद्दू प्रसाद जी भी हैं। दद्दू प्रसाद जी ने तमाम अंबेडकर साहब के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन कांशीराम जी के साथ में लंबे समय तक काम किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, संघर्ष किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सामाजिक परिवर्तन मिशन के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है दद्दू प्रसाद जी। और शशिकांत पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब का रुख करेंगे। केसी जैन साहब, क्या ये सारी कवायद 23% वोट बैंक हथियाने की है? भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं। धर्म और जाति, भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा जो है वो सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी लेकर के सबका साथ सबका विकास। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो और सत्ता में नहीं रही तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दबे कुचले लोगों के लिए काम किया, उसमें चाहे सवर्ण रहे हों, दलित रहे हों, पिछड़े रहे हों, ये भेदभाव नहीं किया। जो दबे कुचले पिछड़े जो भी हैं, जिनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनको सामाजिक रूप से लंबे समय से तिरस्कार मिला, या जो गरीबी रेखा के नीचे किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय योजना है वो इसी पर आधारित है कि देश का, प्रदेश का, गांव, शहर, नगर का जो सबसे निचले तबके का आदमी है वो भी छूटने ना पाए, और जो संसाधन एक संपन्न और संभ्रांत परिवार को एक शहरी जीवन में किसी को मिल रही हैं, वही सारी सुविधाएं एक सबसे निचले तबके तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं समाज की विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं और जो अपना विकास डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, जिनके लिए सरकारों ने काम नहीं किया है। और केवल चाहे मायावती जी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, विकास का नारा देते रहे, दलितों का वोट लेते रहे, लेकिन दलितों के लिए लोगों ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। यही कारण है कि आजादी के 70 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद में भी कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति बस से बदतर है।
और आज भी वही स्थिति है जो आजादी के बाद में दलितों की हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो, उनको राष्ट्रपति पद पर पहुंचाना हो, उनका नामांकन कराना हो पार्टी की तरफ से, या अन्य बहुत सारे पद हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, अब देखिए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है जैन साहब जी, ठीक है जैन साहब, बात आपकी हो गई जी, ठीक। जैन साहब पूरी बात हो गई आपकी, बाकी लोगों को मौका दे दे, चर्चा में शामिल कर ले, फिर आता हूं आपके पास। कमलाकांत गौतम जी, जैन साहब कह रहे हैं कि दलित को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, उनके हाथ से आम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास कराया, और क्यों नहीं जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? जी कमलाकांत गौतम जी। जी, महामहिम राष्ट्रपति जी लखनऊ में आए, इनका स्वागत होना चाहिए, मैं भी स्वागत करता हूं। हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, स्वागत होना चाहिए, मैं स्वागत करता हूं। रही बात परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक हो या इनके स्मृति में कोई बीजेपी बनाती है, तो इसके पीछे एक कारण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं अभी लखनऊ में ही रहता हूँ, अभी मैं आ रहा था तो सरदार पटेल साहब की मूर्ति में देखा जगमग लाइट बनी है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति में देखा हजरतगंज जगमग बनी है, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता भारत रत्न की मूर्ति पर बीजेपी के लोगों ने लाइट तक जलाने की हिमाकत नहीं किया। ये दुख की बात है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरा शासन प्रशासन परम पूज्य बाबा साहब के नाम के लिए ओट हटाने का प्रयास किया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लखनऊ के हजरतगंज की मूर्ति पर अंधेरा रखा अभी अच्छे कराने में। कितना दुख की बात है। मैं तो दुख प्रकट करता हूँ कि इन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वोट लेने के जो धंधा बना रखा है, ये पूरा आम जनता देखने लगी है, पूरा उत्तर प्रदेश देखने लगा है, अन्याय अत्याचार देखने लगा है, इनकी गुंडा राज देखने लगा है। अब इनके मूर्ति बनाने से, स्मारक बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, इनके स्मारक बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दलित वोट क्या लगता है इंटैक्ट रहेगा। कांग्रेस के संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आप क्या कहेंगे? अब तो स्मारक बनने जा रहा है, छठा स्मारक बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है के नाम पे बनाया, उसका स्वागत सभी लोगों को पूरे देश में करना चाहिए कि बाबा साहब इस देश के अंदर एक समाज के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माता भी है। तो हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर और इनके वो जो समाज जिसके लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के केसी जैन साहब से, जैन साहब जरा बता दीजिए कि उनके बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन को जिस तरह से आपने और आपकी संस्थाओं ने आरएसएस में लगातार विरोध किया, इस देश के अंदर आरक्षण को दोबारा एक उसके पर कहा गया कि उसके पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो जब उनकी नीतियों को आपने नहीं माना तो आज ये उनका एक आप स्मारक बना देंगे तो उससे क्या लाभ हो जाने वाला? आपको लगता है कि स्मारक के बनाने से जो आपने मंदिर के अंदर दलित को आने नहीं दिया, जो आपने इस तरह की जो सोच आपने उसको बढ़ावा दिया आरएसएस ने, आपकी नहीं आरएसएस ने कभी जैन साहब मैंने आपको पूरा मौका दिया था और आपने अपनी बात रखी थी। पहले बाकी लोगों को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी संजय जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। संजय गुप्ता जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दद्दू प्रसाद जी का रुख करेंगे, राष्ट्रीय संयोजक हैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने काम किया है, कांसीराम जी के साथ में काम किया है, और कमलाकांत गौतम जी ने कांसीराम जी के साथ में काम किया है। दद्दू प्रसाद जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये जो स्मारक बन रहा है इसकी वजह से
दलित भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो बहुजन लोग हैं वो रिबेलियस रेस बन चुके हैं, रिबेलियस क्लास बन चुका है, विद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया है, निर्वाचित कराया है। तो जब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ भी उनको पंडों ने धक्का मारा। वहाँ के जिलाधिकारी और राष्ट्रपति भवन ने स्वयं नोटिस लिया और जिलाधिकारी ने वीडियो क्लिप के आधार पर उनको एक जांच कमेटी बैठाई। वो जांच कमेटी का परिणाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी को वहाँ पर धक्के मारे गए, अपमानित किया गया, तो उसमें फिर परिणाम क्या निकला, क्या कार्रवाई किया, क्या एक्शन लिया गया। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिक उपयोग लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो पुखराया में कार्यक्रम हुआ है पूरी तरीके से राजनीतिक है। हम कहना चाहते हैं कि पूर्व के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, उन सब के विदेशी दौरे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का ये मेरी जानकारी में विदेशी दौरा एकमात्र है, और इसके अलावा उनको कोई भी हमारे शासन के मुखिया हैं, उनके नाम पे पूरे देश का शासन चलता है। वो राजनीतिक उपयोग के लिए निश्चित रूप से वो ला रहे हैं। पर जो बहुजन लोग हैं, देखिए दलित एक वोट बैंक नहीं है। दलित और पिछड़े वर्ग मिल करके वो अब इस पे फुसलने वाले स्मारकों से नहीं हैं, उनका सत्ता पे दावा है। और हम ये भी देखेंगे कि सत्ता के लिए लड़ कौन रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती सत्ता के लिए लड़ रही है या नौटंकी करते नजर आ रही है, ये भी देखा जाएगा। अभी जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहन मायावती ने बाकुवर दे दिया है, तो वो लड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी जिन लोगों ने, चंडालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिता करके 1946 में संविधान सभा में भेजा, और भारतीय जनता पार्टी का पुराना एडिशन कांग्रेस पार्टी ने उनको रोकने की कोशिश की। वो चंडाल, नमो शूद्र और जो मटुआ नाम से जाने जाते हैं, उनके महान गुरु गुरुचंद और हरिचंद का वहाँ पर इन्होंने जाके सम्मान किया। उस मंदिर में गए 24 परगना इलाके में, पर चंडालों ने तो ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। इनको ठेंगा मिलेगा, इनको कोई दलितों का वोट नहीं मिलने वाला है। और ये केवल जो है ये इस तरीके से जो कर रहे हैं, सामाजिक बदलाव की भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार पर आधारित समाज व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है या स्टेटस को बनाए रखना चाहती है, जिसमें अपमान है, बेइज्जती है, जुल्म है, व्यभिचार है, छुआछूत है, जात पात है। इस व्यवस्था को क्या भारतीय जनता पार्टी बनाए रखना चाहती है? ठीक है, ठीक है। तो हमारे आरक्षण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दद्दू प्रसाद जी, बहुत आपको ज़्यादा समय भी दिया हम लोगों ने। शशिकांत पांडे जी के पास। शशिकांत पांडे जी, दद्दू प्रसाद जी कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस तरह से ये अम्बेडकर स्मारक बन रहा है, क्या उससे दलित बसपा से छिटक करके भाजपा की ओर आएगा? ये 2 बड़े सवाल हैं आपके साथ। अच्छी बात जो है उठाई दद्दू प्रसाद जी ने। जहाँ तक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग की बात है, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जहाँ तक राष्ट्रपति महोदय का प्रश्न है, एक बार जब व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति जैसे पद पर जब वह चयनित हो जाता है, यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि हम जो है वो जाति और उसकी मानसिकता से हम और सोच से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमें उसे अगर राष्ट्रपति पद पर जो कोई व्यक्ति है तो हमें उन्हें महामहिम और राष्ट्रपति के रूप में ही लेना चाहिए। वो हम कहीं दूसरे देशों में जाते हैं तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें उसी रूप में उसे लेना चाहिए।
तो उनके उपयोग या दुरुपयोग निश्चित रूप से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है उसमें अपने निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सम्मान देने का कार्य जो है वो किया गया है। वो किसी भी अन्य दल के द्वारा, इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे और लोकतंत्र का यह मतलब भी है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी जो है समतामूलक समाज की बात करते थे, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जहां तक सवाल नंबर 2, जी सर, सवाल नंबर 2 था कि क्या ये स्मारक बनाने से दलित भाजपा की ओर खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? कुछ हाल में जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं 21% से कुछ ज्यादा जो है वो दलित वोट है। और सीरीज अब जो घटनाएं देखिए हाल के दिनों में जो घटी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उससे पहले जो हाथरस में जो घटना घटी थी, कोरोना था, पंचायत चुनाव है, महंगाई हुई जो बढ़ती हुई है, बेरोजगारी है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने कि निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आया है। और वो अब जो है चुनाव चूंकि नजदीक है तो स्वाभाविक है कि हर पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी भी वो निश्चित रूप से वो प्रयास करेगी कि वो जो है वो एक बड़ा समाज जो है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 21% है, उसका जो है हम वोट बैंक जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। यह या कोई इस तरह का कोई एकाकी कदम जो है वो वोटरों को उनके पक्ष में निश्चित रूप से नहीं करेगा। वहीं पर है सर, हमारा सवाल वहीं पर है, क्या वोट बैंक खिसकेगा बीएसपी का, भाजपा की ओर झुकेगा या नहीं? यह जो कदम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर बना दिया और इसके आधार पर दलित समाज उनको वोट करेगा, यह तो निर्णायक नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का जो फोकस है वो जो नॉन डोमिनेंट मार्जिनल कम्युनिटीज हैं उनके तरफ उनका फोकस होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी का छलावा सब जान चुके हैं। 14 से ही जो गैर जाटो जो दलित वोट है वो बड़ी तेजी से जो है बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के संग आया था और वो चाहेंगे कि वो हमारे संग इंटैक्ट रहे और इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करेंगे। रोके आप बेवकूफ बनाए रखना चाहते हैं, रोके रखना चाहते हैं, भरमाए रखना चाहते हैं। दद्दू प्रसाद जी, पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं है, आप सवाल पूछेगा जैन साहब से। लेकिन पांडे जी, आपकी बात पर दद्दू प्रसाद जी को ऐतराज है। वो कह रहे हैं कि आजकल सभी पदों पर जो भी आसीन है उनका जात भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। दद्दू प्रसाद जी, आप पांडे जी से सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, ये मैंने केसी जैन से ही सवाल किया कि जो नहीं, पांडे जी ने कहा कि जब व्यक्ति देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो जाए तो वो जात पात से ऊपर हो जाता है। नहीं, तो जात पात से ऊपर हो जाता है तो महामहिम का जगन्नाथपुरी के मंदिर में दौरा था तो वहां उनको अपमानित होना पड़ा। राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लेके जांच कराई उसकी, और जब राम मंदिर यहाँ पर बनाया गया शिलान्यास, देश भर से लोग उम्मीद कर रहे थे कि महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के शिलान्यास में लाया जाएगा, तो वहां राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं तो इसका जवाब केसी जैन साहब देंगे जी। विदेशी दौरे का कितने कराए जा रहे हैं? आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे कम नगण्य विदेशी दौरे महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जवाब लेते हैं। केसी जैन साहब, 3 बड़े सवाल दद्दू प्रसाद जी ने किए हैं। एक भी विदेशी दौरा नहीं, जब राम मंदिर बन रहा था उसके शिलान्यास में क्यों नहीं, और जो अपमान हुआ मंदिर में उसके लिए क्या कहेंगे? राष्ट्रपति महोदय केवल और केवल जाति वर्ग विशेष के बन के रह गए, ऐसा बिल्कुल इस तरीके की सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सवाल किया कि विदेशी दौरे, देखिए ये इस कोरोना काल में पूरे 1 साल में प्रधानमंत्री जी के भी बहुत ही सूक्ष्म दौरे हुए, अगर हुए नहीं तो नाक के बराबर दौरे हुए। और तीसरी बात ये, महामहिम राष्ट्रपति जी 2017 में निर्वाचित हुए थे, 2017 में निर्वाचित हुए थे। नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो तो 2017 में निर्वाचित हुए थे, तब तो कोरोना का कहीं नाम नहीं था। और ये एक सामुदायिक निर्णय है उनका। जब चर्चा होगी नहीं, जब चर्चा होगी तो जैसे साहब सारे विषयों पर चर्चा होगी ना जी। साहब ये उत्तर दे दीजिए कि अयोध्या में जब महामहिम राष्ट्रपति देश के नागरिक क्यों नहीं बुलाया गया? आप हमको जवाब दे दीजिए जरा।
जैन साहब अयोध्या के बारे में बताइए, दद्दू भाई ने पूछा अभी, हम भी पूछ रहे हैं चीज को। जो लोग ये समझते हैं कि दलित ही हमारी जागीर है, दलित हमारा बंधुआ मजदूर है, दलित हमारी पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही गफलत कई सारी पार्टियां पाले हुए थी जो कहती थी यादव हमसे कहीं टूट कर नहीं जाएगा। दलित किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, शासक बनना चाहता है। राष्ट्रपति से हमें संतुष्टि नहीं है, हम प्रधानमंत्री पद पे निगाह है हमारी। आप भी इस गफलत से मत रहिए कि दलित आपका बंधुआ मजदूर है। जो व्यक्ति जो पार्टी इसके लिए करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता साहब से जरा एक सवाल मेरे ओर से है, विश्वकर्मा साहब दिला दें कि अयोध्या में जब पूरे शासन प्रशासन आए, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? एक केसी जैन साहब, कमलाकांत गौतम जी हैं, उन्होंने भी कांसीराम जी के साथ लंबे समय तक काम किया है, समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जैन साहब ये बता दें कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक हैं, हम लोग पूरा देश इनको सम्मान करता है, तो जब अयोध्या में आपका जब शिलान्यास कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी शासन प्रशासन कर रहा था, तो इनको पहले आपने क्यों नहीं बुलाया? एक जवाब दे देंगे आप। जी बताइए। नहीं है तो आपको आपत्ति का क्या मतलब है? दूसरी बात यह कि अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी शिला पूजन हुआ है, अभी मंदिर बनके तैयार होने दीजिए। प्रथम प्रवेश हमारे राष्ट्रपति महोदय का मंदिर में होगा, प्रथम सम्मान हमारे मंदिर में होगा। रुपया चढ़ाने हमें बुलाया जाएगा। महोदय वहाँ पे बोले की बात कर रहे हैं। जैन समाज का गोमटेश्वर में बड़ा कार्यक्रम था, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का। वहाँ पे गोमटेश्वर में तो 12 वर्षों के बाद मूर्ति का पूजन और अभिषेक वहाँ पे होता है। अच्छा जैन साहब ये बता दीजिए कि 4.5 साल यहाँ पर राज चला उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, हमको बता दीजिए SC BC अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को कितना नौकरी आपने दी, बता दीजिए जरा। माननीय मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई, अब उलझने वाली नहीं है मानवा। ठीक है जैन साहब, आपको रोकना पड़ेगा। कमलाकांत गौतम जी, जैन साहब नहीं आएंगे, जवाब लेंगे आपका, लेकिन इसी वक्त बीच हाँ पैर प्रक्षालन किया था, मैं समझ रहा हूँ। जी निषादों के पैर छुए धुले थे उन्होंने 6, वो वीडियो आया था सर हमारे पास, बहुत अच्छा लगा था। जी बिल्कुल ठीक है कैसे जैन साहब, आपका पूरा जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। जैन साहब ब्रेक पर जाना है, मजबूरी है। जैन साहब मजबूरी है, ब्रेक पर जाना है। जैन साहब रुकिए, आ रहा हूं। जैन साहब आवाज आ रही है? जैन साहब ब्रेक पर जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या दलित वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर गया था वो इंटैक्ट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारी कवायद इसी को लेकर के है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 6 स्थल बनाए, 5 स्थल पहले ही बन गए हैं और 6ठा वो लखनऊ में बना रहा है। उन्होंने उन वर्गों के लिए काम किया है जो शोषित हैं, वंचित हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सपा के कमलाकांत गौतम जी, दद्दू प्रसाद जी कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता है कि इससे वोट बैंक खिसकेगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद
बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी, आपने एक बहुत मौजूद बात कही कि जब आदमी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक पद पर हो जाता है तो वो जाति पाति से ऊपर हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारा देश है, इस देश में बिना जात पाति के कोई काम चलता नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने को पिछड़ा, दलित, शोषित ही कहा था। उसके बाद ही चुनाव लड़े और उनको फायदा मिला। तो ये तो एक शाश्वत सत्य है ना। हमारे समाज में और हमारे देश में और विशेषकर राजनीति जिस तरीके से जो है वो जातियों का जो है वो राजनीतिक इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है, उसमें बड़ी संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति की समाप्ति की उन्होंने बात की थी और पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब बैकडोर उनकी मीटिंग होती है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाता है कि कौन समाज के लोग ज्यादा हैं और इस हिसाब से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको डिनाई नहीं कर सकती। तो यह तो एक कठोर सत्य है, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि खासतौर से जो संवैधानिक पदों पर जब नियुक्ति की बात आती है और एक व्यक्ति जो है वो नियुक्त होता है, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, तो कम से कम हमें जो है उसको उस दायरे से जो है वो बाहर निकल करके देखने की कोशिश करनी चाहिए और उस रूप में देखना चाहिए। और उसका आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उस दायरे से बाहर निकल के देखना चाहिए, चश्मा बदल लेना चाहिए। सवाल लेकिन दद्दू प्रसाद जी ये उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास दलित से करा करके, वो भी राष्ट्रपति से करा कर नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वो दलितों की कितनी हितैषी है। जनता पार्टी के द्वारा अगर किया जाता है, वो स्मारक का उद्घाटन किया जाता है, वो सत्ता में है, अगर दलित समाज के लिए कुछ किया जाता है तो निश्चित रूप से यह अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, एक चीज जरूर है कि विपक्ष जो है वो निश्चित रूप से सवाल पूछेगा कि यह ऐसा कदम जो है वो 4.5 वर्षों के बाद क्यों। बहुत सारे जो है वो उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार थी तो बहुत सारे ऐसे स्मारक बनाए गए थे और उन स्मारकों में अभी कभी जो वहाँ के कर्मी हैं कई बार जो है वो स्ट्राइक पर जाते हैं, उनकी छटनी की बात होती है, वहाँ पर लाइट की बात होती है।
तो उन पर उतना ही फोकस किया गया, उन पर भी क्या वैसा ही ध्यान दिया गया। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि जो बहुत सारी जो वेलफेयर की स्कीम चलाई गई हैं सरकार, जैसा कि केसी जैन साहब भी कह रहे थे, अंत्योदय योजना की जो बात कर रहे थे, तमाम इस तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं, विशेषकर संघ जो है वो तमाम इन समाजों के बीच में काम करता रहा है। वनटांगिया एक समुदाय है, उसके लिए भी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री जी ने खुद बड़ा उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने खुद बड़ा काम किया, राजस्व ग्राम बनवा दिया उसको। हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सामाजिक न्याय को बेस बना करके यह पार्टियां जो है वो सत्ता में आई थी। और दलित समाज की बात करें तो एससी में जो है 66 जो है वो कम्युनिटीज हैं, और उसमें से आप देखेंगे कि जहां तक पॉलिटिकल विजिबिलिटी की बात है, बसपा से जो है कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही थी और मात्र 10 को जो है वो एक पॉलिटिकल विजिबिलिटी मिल पाई, और एक बहुत बड़ा ये कारण बना था। एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगा, शशिकांत जी, एक सवाल और समझना चाहूंगा आपसे। मायावती जी अचानक से इस राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के बाद मायावती जी भारतीय जनता पार्टी पर अग्रेसिव हो गई हैं। अभी तक वो शांत दिखाई दे रही थी, क्या उनको ये डर सता रहा है कि जो बचा खुदा दलित वोट बैंक है वो भी चला जाएगा हाथ से? पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप देखिए एक तरह से अप्रासंगिक होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से जो है चंद्रशेखर का अभ्युदय हो रहा है, वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले चुनाव में जो एक दलित वोट जो है उनका एक वोट बैंक सॉलिड हुआ करता था कि वो उसमें सेंधमारी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तो ऐसे में एक उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि उनका आधार खिसक रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने कुनबे को अपने साथ रखने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करता है, और इसलिए उस कवायद में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है जी, आ रहा हूँ दद्दू प्रसाद जी, मैं जी बताइए कि बहन मायावती अग्रेसिव इसलिए नहीं हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनका वोट बैंक चुराना चाहती जी। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश मिश्रा के माध्यम से और 3 बार उनको मुख्यमंत्री बना करके तो उनके घर पे ही पूरा कब्जा कर रखा है, उन पे नियंत्रण स्थापित कर रखा है। बहन मायावती तो इसलिए छटपटा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज हमलावर हो रही हैं कि कहीं विद्रोही जमात है जो इस देश की जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उनके मन में ये न मैसेज चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी से बहन मायावती मिली हुई है। नहीं, लेकिन इससे तो इसलिए वो फर्जी लड़ती हुई नजर आती है, नूरा कुश्ती लेकिन आती है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, तो जब नोएडा में स्मारक बनाया गया और तब विरोध किया इन्होंने, जब 1997 में और बल्कि 1995 की सरकार में शिलान्यास किया गया लखनऊ के अंबेडकर मैदान का, तब भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने और संघ के लोगों ने उसका विरोध किया। तो ये तो अंबेडकर के विरोधी लोग हैं। अब आज इनको जरूरत है वोट बैंक की, तो वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये लिखे में लिखने की बात है तो ओवर राइटिंग कर रहे हैं, ओवर राइटिंग। ठीक है दद्दू प्रसाद जी जय आऊंगा। केसी जैन साहब जरा कुछ सवाल कर ले दद्दू प्रसाद जी से। आपको पूरा समय दिया था मैंने कि दद्दू प्रसाद जी सवाल मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि मायावती नूरा कुश्ती करती नजर आ रही है। 4.5 साल तक तो वो नूरा कुश्ती करती नजर नहीं आई, वो तो भाजपा के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अब क्या जरूरत तान पड़ गई उनको नूरा कुश्ती करने की? जी अरे कमला जी, ये बिल्कुल साफ है। दद्दू प्रसाद जी से जवाब ले लो जी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा देखा जी कि समाजवादी पार्टी 747 जिला पंचायत सदस्य जीती, और अब बीजेपी ने 666 जीती, बीएसपी 322 जीती। अब ये 322 जो सदस्य जीते, ये किसको जिताएंगे? सवाल इस बात का है। वो तो मायावती ने कह दिया ना कि अब आपको हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराएंगे। दद्दू प्रसाद जी पहले उन्होंने जान गई, कमलाकांत जी पहले मायावती ने कहा था कि जो सपा को हराएगा हम उसको जिताएंगे, लेकिन अब कह दिया कि नहीं हम किसी को नहीं जिताएंगे। तो सीधे सीधे लड़ाई होती नजर आ रही ना अब तो बीजेपी से कोई दोष नहीं है इनका जी। दोष जो है जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग जो जीतेंगे, इनसे दोष है, इनको हराना है। ठीक है
संजय गुप्ता जी के पास। संजय गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि आखिर ये दलित वोट बैंक अब किधर जाएगा? क्या मायावती के पास रहेगा, भाजपा के पास जाएगा, या वापस आपके पास चला आएगा? उत्तर प्रदेश के जवाब जी। चाहे उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर दलित को, आप मुझे बताइए क्या वो अधिकार, वो सब चीजें मिल चुकी हैं? हाथरस का अगर हम अगर केस देखें, किस तरह दलित की बेटी के साथ अत्याचार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, चाहे हम कोई और भाभी जी कहाँ गई? बहुत सारे विषय कहाँ गई? अरे जुनेद जैन साहब बात कर रही है, सुनिए ना। फर्जी भाभी कहाँ गई? देश जानता है फर्जी भाभी कहाँ गई? वो आपने क्या 4 काम किए, 5 काम किए? फर्जी भाभी कहाँ गई? वो बता दीजिए। प्रियंका गांधी जी ने इंटरव्यू लिया, ये डबल इंजन की सरकार है और राम राज्य के अंदर पहला अधिकार उस दलित का है, उस आखिरी व्यक्ति का है जिसको आपने 5-4 सालों में कुछ नहीं दिया। चाहे पूरे हमने तो देश में कोर्ट में दिया, विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी रहेंगे। आप बताइए क्या दलित को दिया आपने? दलित की बेटी के साथ किस तरीके से अन्याय आपने सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कुलदीप सुप्रीम सिंह कोर्ट ने आपसे अगर मैं संजय गुप्ता जी भाई, संजय गुप्ता जी, बात अगर उधर जाएगी तो लंबी हो जाएगी। वापस अपनी डिबेट पर आते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है जी जी। और हमारी सरकार ने उसको बाकायदा सदन में पास करके वापस लागू किया और ये कह रहे हैं दलित विरोधी है। बताइए ना, दलित के लिए किया क्या है आपने? आपने क्या किया? संजय गुप्ता जी जवाब ले, कहाँ है आपने? संजय गुप्ता जी जवाब ले लीजिए। छोटी बात नहीं है। क्यों हाथरस की घटना होती है? पद जैसे व्यक्ति को, मंदिरों के अंदर घुसने में आज व्यक्ति को पहुंचाया। देश के राष्ट्रपति के साथ भी अगर अपमान किया गया जगन्नाथ मंदिर में, जवाब कौन देगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? अरे छुआछूत फैलाने वाले लोग देश के राष्ट्रपति मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के छुआछूत फैलाते रहे, जिनको जनता ने नकार दिया। गाँव के अंदर दलित और दलित की बेटी और उसके बच्चों अरे हिसाब तो जनता ने आपका कर दिया। आप बताइए क्या सुधार किया आपने? देखिए ठीक है जैन साहब रुकिए भाई, ठीक है जैन साहब रुकिए भाई। संजय गुप्ता जी, आपका भी काम हो गया, आपका पूरा समय दिया। जैन साहब रुकिए, जैन साहब जी, जैन साहब रुक जाइए भाई। जैन साहब लगातार मत बोलिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। जैन साहब हो गई बात आपकी, आ रहा हूँ। कमलाकांत गौतम जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने भी कांशीराम जी के साथ में लंबे समय तक काम किया। अब दलित वोट बैंक किधर खिसकेगा? क्या बहन जी के पास इंटैक्ट रहेगा, या भाजपा के पास जो खिसक गया था वहां इंटैक्ट रहेगा, या किधर जाएगा? भाई देखिए, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जान चुका है, पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हराएगी। ये पूरा प्रदेश जान गया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी का हराएगी, समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देगी। ये अनुसूचित जात, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज और जितने भी समाज हैं हमारे, सवर्ण हो, अवर्ण हो, जितने भी हैं, सारे लोग जान चुके हैं कि बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में लोगों का आना, इतना ज़्यादा लाइन लगी है, इतने लोग का सम्मान मिल रहा है, इतने लोगों का मिलनसार मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब लेने में भी विचार करती है। नहीं, लेकिन सवाल यह है, आपके पास दलित क्यों जाए, समाजवादी पार्टी के पास दलित क्यों जाए? सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया अखिलेश जी ने। ये अलग बात है कि अब कह दिया कि हमारी सरकार बनी तो हम उस गलती को सुधार देंगे। देखिए ये गलती किया क्यों उन्होंने? ये बात आप जो रखी है जी, इसके बाद में सारी बातें सब दुनिया जानती है। समय के अनुकूल परिस्थितियां सब बदलती रहती है। वर्तमान में यह है कि बीजेपी से तंग लोग, बीजेपी से परेशान लोग, बीजेपी से अत्याचार सहने वाले लोग, बीजेपी से अन्याय करने वाले लोगों को सब जान चुकी है। अब समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराकर अपना संतामूलक समाज बनाएगी। मतलब कि दलित क्या है आपकी तरफ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। दद्दू प्रसाद जी आपसे सवाल लूंगा जी। भारतीय जनता कमलाकांत जी से आखिरी सवाल ले लूं। दद्दू प्रसाद जी, हाँ, कमलाकांत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जी।
क्या ये दलित अब आपकी तरफ जाएगा? पूरी हो गई बात। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हरा सकती है, ये बात सही है, पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी तो तब जब समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जनता के बीच उतरेगी, सड़कों पर संघर्ष करेगी, माननीय कांशीराम जी के तरीके से और माननीय मुलायम सिंह यादव की तरीके से। अगर वो एसी कमरों में बैठे ही रहेंगे और हम पर्सनली मिलकर के माननीय अखिलेश यादव को 2 साल पहले कहे कि पाने को आपके पास न मुख्यमंत्री पद ही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है, पर आप घर से निकलेंगे तब बताइए तो जब समाजवादी पार्टी लड़ेगी नहीं जी, और वो परशुराम कमलाकांत गौतम जी से जवाब ले लेते हैं, मूर्तियां लगाने की बात करेगी, जी। जिस परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। आ रहा हूं जैन साहब, आपके पास आऊंगा, रुकिए। 21 बार विनाश किया क्षत्रियों का, वो कौन से क्षत्रियों का विनाश? कमलाकांत गौतम जी, ये यदुवंशी ठीक है, जवाब का विनाश किया, दद्दू प्रसाद वंशी क्षत्रियों का, दद्दू प्रसाद जी जवाब ले ले, पूर्ववंशीय क्षत्रियों का विनाश, दद्दू प्रसाद जी जवाब ले ले। मूर्ति लगाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी तो, और हमारे हितों के लिए, आरक्षण के लिए लड़ेंगे नहीं, और आगे हमारे SC ST एक्ट जो हमारी छतरी है, वो सुरक्षा कवच है, उसके लिए वो लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनको खत्म करने की बात करेंगे, तो दलित निश्चित रूप से कोई समाजवादी पार्टी में इकट्ठा होकर के चला जाएगा। जैन साहब आ रहे हैं भाई, रुकिए हम चाहते हैं, जैन साहब रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। हम चाहते हैं बड़े साफ शब्दों में, दद्दू प्रसाद जी जवाब ले लें आपका, जनता पार्टी, दद्दू प्रसाद जी जवाब ले लें आपका। कमलाकांत गौतम जी, सवाल आपसे है, दद्दू प्रसाद जी का सीधा सवाल है कि जब आप उनके हकों के लिए लड़ेंगे नहीं तो आप उनका वोट बैंक पाने की कवायद क्यों कर, मतलब क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं कि वोट बैंक आपके पास आएगा जब आप माननीय दद्दू प्रसाद जी हमारे बहुत ही आदरणीय है, बहुत सम्मानित है, हम लोग एक दूसरे को काम किया है। माननीय दद्दू प्रसाद जी मैं याद कराना चाहूँगा कि श्री अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो लोक भवन के सामने जमीन पर आकर बैठे थे। किसके खिलाफ? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई देश मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यहीं पर अखिलेश यादव साहब जी ने बाबा साहब की मूर्ति के बगैर लोक भवन में जमीन में आकर बैठे थे। हमको 15 मिनट बाद पता चला कि अखिलेश साहब आए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो जन सम्मान के लिए जल्दी कमलाकांत जी, समय कम बचा है। दद्दू प्रसाद जी, संघर्ष करने वाला मिलना ही चाहिए जी। ठीक है, दद्दू प्रसाद जी, वो तो कह रहे हैं कि वो आपके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। नहीं, देखिए उनकी रीच कितनी है, पब्लिक के बीच कितनी रीच है, तो समाजवादी पार्टी को ये साबित करना होगा कि हम इस देश की समाज व्यवस्था को, जो जुल्म, शोषण, अन्याय को और जातिवाद को, छुआछूत को बढ़ावा देती है, उसको स्टेटस को रखना चाहते हैं या उसको बदलने के पक्षधर है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर क्या स्टैंड है, और दलितों का प्रतिनिधित्व अभी रिजर्व सीटों में भी अभी समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के अध्यक्षों पर चुनाव लड़ाने जा रही है, तो ये भी देखने वाली बात है कि वो कठपुतली लोगों को समाजवादी पार्टी लड़ाने जा रही है या लीडरशिप रखने वाले लोगों को, अपने पैरों पर खड़े हुए लोगों को लड़ाने जा रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कमलाकांत जी जल्दी से। जब आप परशुराम जी की मूर्तियां लगाएंगे तो कहां से दलित आपको वोट देंगे जी? फिर जब परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे आप और तो मैसेज तो वहां जाएगा, तो दलित आपको क्यों वोट देंगे? देखिए, भारतीय संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो जात, ना धर्म, ना लिंग, किसी का भेद नहीं है जी। हर समाज को समान मिलना चाहिए, किसी का भेद नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। अगर किसी की मूर्ति लगाना, अब हमारे राष्ट्रपति जी आए किसी मूर्ति लगाने, तो इसलिए ऐसे में तो भाजपा जो कर रही है उसमें कोई गलत नहीं है। मूर्ति लगाने से कोई बहुत इसमें राजनीतिक विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारे समाज को, खासकर अनुसूचित जाति समाज को, उद्योग में, भूमि में, नौकरी में, शिक्षा में, राजनीति में कितना भागीदारी है। ठीक है,
हमारी कितना उपस्थिति, हमारे कितने भागीदारी, इसमें हमारा कल्याण होगा, इसमें हमारा मंगल होगा। ठीक है, ये देखना चाहिए और सरकार देखना चाहिए। हमारे जब आगामी सरकार बनने जा रहे हैं, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, हम लोग बात हुई है, काफी बातें हुई हैं, इस पर पूरा काम होगा। अरे अखिलेश जी को अभी कमलाकांत गौतम जी, अखिलेश जी को ये बता दीजिएगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की क्या हालत हुई है, याद रखिएगा। इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, जायंट पार्टी है। का पांडे जी के पास चलते हैं जी। मैंने परशुराम की मूर्ति का मुद्दा इसलिए उठाया कि लोग परशुराम के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। वो कौन से क्षत्रियों का विनाश किया? यदुवंशी क्षत्रियों का विनाश किया उन्होंने, कुर्म क्षत्रियों का। समय समाप्त हो गया जी। देखिए इतिहास यहाँ पर एक पौराणिक इतिहास होता है, एक ऐतिहासिक इतिहास। पौराणिक इतिहास की बातों पे ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए ऐतिहासिक बातों पर। क्षत्रियों का विनाश किया, कुर्म क्षत्रियों का सब पौराणिक बातें हैं जी। और कुशवाहा क्षत्रियों का, निषाद क्षत्रियों का विनाश किया। और ये नए क्षत्रिय जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो नवगठित किए गए थे। ठीक है। जब उन्होंने विनाश कर दिया तो उनको शूद्र में ढकेल दिया गया। ये तो बहुत सारे इतिहास नेताओं ने। नंदू प्रसाद जी, आपके साथ अगर बैठा जाएगा तो बड़ा लंबा आपके पास अनुभव है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पांडे जी के पास चलते हैं। शशिकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने देखा कि आखिर आपसे भी वही मेरा सवाल है, ये दलित वोट बैंक बसपा पे रहे इंटैक्ट रहेगा, भाजपा में इंटैक्ट रहेगा या कहीं और भी जा सकता है? मैं प्रारंभ में भी ये बात बोला था कि जो उत्तर प्रदेश का जो दलित मतदाता है वह भी अब जागरूक हो गया है और 2014, 17 और 19 का भी जो ट्रेंड था उसमें ऑलरेडी जो है बड़ी पैमाने पर जो है, जो मैं खुद एक इलेक्शंस की बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसीज का यूपी का कोऑर्डिनेटर हूँ, CSDS का, तो ऑलरेडी ये बड़े संख्या में वो नॉन जाटो जो दलित वोट है वो बीजेपी के पक्ष में झुका है और उन्होंने निश्चित रूप से अगर उन्हें कुछ विकास की योजनाओं के अगर लाभ नहीं मिलते तो स्वाभाविक है एक के बाद एक जो है वो उनके साथ वो नहीं जुड़ते। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीएसपी की जो संख्या है 403 में से वो घट करके 18 सीटों पर लगभग वो आ गई थी उत्तर प्रदेश में। तो वो जो एक दावा करती है कि वह एक इस समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर उसके लिए भी एक चिंतन का विषय है कि आखिर ये क्या वजह है कि वो एक समाज जो है वो इतने बड़े पैमाने पर वो छिटक करके जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चूंकि वह सत्ता सरकार में है तो अपनी वेलफेयर की स्कीम्स के माध्यम से और जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो उनकी योजनाएं हैं उसके माध्यम से वो इस वर्ग तक पहुंच रहे हैं। जी शशिकांत जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे यही है, आपने भी तमाम योजनाएं देखी होंगी कि आपको लगता है वो योजनाएं उन लोगों तक पहुंची हैं? क्या ये वोट बैंक बीजेपी के पास में इंटैक्ट रहेगा या कहीं और खिसकेगा? तो अगर खिसकेगा तो कहां? हर पार्टी आप 6 महीने का, और अभी हर पार्टी देखिए जो है अपने अपने जो है छोटे छोटे दलों के साथ भी अलायंसेज कर रही है, वो इसलिए उसके बारे में कोई निर्णायक ओपिनियन अभी देना तो बड़ा जल्दीबाजी होगी। तो ऐसा मुझे मेरा मानना है। ठीक है शशिकांत, बिल्कुल। जैन साहब, आपके पास क्या ये नई चीज है जिससे आपने जो दलित वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं? कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आपको लगता है कि दलित आपके पास रुका रहेगा? हमारे पास दलितों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, दलितों के लिए अलग से स्कॉलरशिप का प्लान है, दलितों की शादी ब्याह में भी अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है और हर तरीके की योजनाओं में जो SC/ST आरक्षण है उसको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दलितों को खास करके लोन की व्यवस्था है और खास करके सब्सिडी के साथ जो लोन की व्यवस्था है जिसमें बड़ी मात्रा में एक बड़ी रकम की सब्सिडी और छूट दी जा रही है वो भी है। और चाहे लॉन्ड्री के लिए हो, चाहे और छोटे कुटीर और लघु उद्योग के लिए हो, इनके लिए 5 लाख रुपए तक की योजनाएं ऐसी हैं जो कि उनको दी जा रही है और जिसमें से लगभग 50% उसमें सब्सिडी भी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं और उससे बहुत सारे रोजगार है। साथ ही साथ जिसमें प्रश्न उठ रहा है कि रामनाथ कोविंद जी ने जिस स्मारक का उद्घाटन किया है उसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। देखिए, हम दलितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जो अभी बात ये उठ करके आई कि आपने अपमानित किसने किया था, खत्म कर दिया, ये भी बताइए को खत्म नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने खत्म किया था, उसको हमने लागू करने का काम किया और साथ ही साथ दलितों को सम्मान देने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके राज्य के अंदर हमारे आपकी कुंभ सरकार में जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धुल करके एक संकेत दिया कि जब प्रधानमंत्री ऐसे सफाई कर्मियों का ऐसे दलितों के पैर धुल रहे हैं तो समाज में उनको बराबरी में खड़े होने से भला कौन रोक सकता है। आज तक क्या ऐसी कोई घटना हुई? जैन साहब, सिर्फ पैर छूने से काम, पैर धुलने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। दलित पूछ रहा है कि आखिर उनके लिए किया क्या आपने, एक स्पेसिफिक बताइए जी। साथी विरोध कर रहे थे, उनको इस चीज का डर सता रहा है कि कहीं दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ न चला जाए, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ दलित का ही नहीं हर एक वर्ग का वोट। ठीक है, दलितों की छात्रवृत्ति रोक दी है सब भारतीय जनता। ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया। जैन साहब, समय हमारे पास इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि जहां एक और उसने दलितों के लिए तमाम काम किए हैं, वहीं स्मारक बना करके भी उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है और एक दलित राष्ट्रपति के हाथों से इसका शिलान्यास करा करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम आपके लिए कितना काम करते हैं। 5 तीर्थ पहले ही बना चुके हैं और ये 6ठा हम बनाने जा रहे हैं। वहीं दद्दू प्रसाद और हमारे कमलाकांत गौतम जी का कहना है कि अब दलित उनके झांसे में आने वाला नहीं है और उनके हाथ से वो चीज़ें निकल चुकी हैं। मायावती को भी अब डर सताने लगा है कि अब अगर और ज़्यादा देर किया तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर दलित जाएगा तो किधर जाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।